हेलो एवरीवन, जय हिंद, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे हैं, अच्छा कर रहे हैं। चलिए करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं। आज डेट क्या है? 24 जून 2024। दिन कौन सा है? मंडे। बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, तो प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। 24 जून 2024 करंट अफेयर। पहला करंट अफेयर किससे रिलेटेड, न्यूज किससे रिलेटेड है? वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप 2024 से। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट विकेट हैट्रिक, फर्स्ट विकेट हैट्रिक इन T20 वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप 2024 किसने लिया है? पैट कमिंस। बहुत क्रिकेट देखते हैं आप लोग। पैट कमिंस ने, पैट कमिंस। अब कमेंट करके बताइएगा किस देश के खिलाड़ी हैं और किसके अगेंस्ट में लिए हैं? बांग्लादेश के अगेंस्ट में। अब तक कितनी बार टी20 वर्ल्ड कप में हैट्रिक विकेट लिया जा चुका है? 7 बार। ध्यान दीजिएगा, 7 टाइम, 7 टाइम। ओके, 7 टाइम विकेट हैट्रिक लिया जा चुका है। और पहली बार फर्स्ट टाइम किसने लिया था? ध्यान दीजिए, फर्स्ट टाइम T20 वर्ल्ड कप में, फर्स्ट टाइम T20 वर्ल्ड कप में कौन हैट्रिक लिया था? ब्रेटली, ब्रेटली ने लिया था। ये दोनों खिलाड़ी कहाँ के हैं? ऑस्ट्रेलिया के। पैट कमिंस और ब्रेटली दोनों लोग कहाँ के हैं? ऑस्ट्रेलिया के। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। ओके, और एक क्वेश्चन है आप लोगों से, एक कौन सा एडिशन है T20 वर्ल्ड कप का? मतलब कितनी बार हो चुका है, कौन सा चल रहा है एडिशन? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए नोट डाउन कर लीजिए इसको। नेक्स्ट न्यूज है, वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट डोमेस्टिक एयर मार्केट, वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट डोमेस्टिक एयर मार्केट कहां पर है? किस कंट्री में? वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट डोमेस्टिक एयरलाइन मार्केट। समझ में आ गया? डोमेस्टिक मतलब घरेलू एयरलाइन मार्केट। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू एयरलाइन मार्केट कौन सा है, बाजार कौन सा है? मतलब जो देश के अंदर ही सबसे ज्यादा एयरलाइन कहाँ चलते हैं? तीसरा सबसे ज्यादा एयरलाइन कहाँ चलते हैं? भारत में, इंडिया। इससे पहले कौन था तीसरे पोजीशन पे? ब्राजील। ब्राजील को जस्ट इंडिया ने क्या किया? ओवरटेक किया। इस साल ब्राजील, इंडिया में 1.55 करोड़ इंडियंस जो हैं, इंडियंस मतलब जो भी पैसेंजर है, इंडियन पैसेंजर हो या कोई फॉरेनर आए हो, वह घरेलू एयरलाइन का यूज किया है। और ब्राजील को सरपास करके हम लोग क्या हो गए? थर्ड लार्जेस्ट डोमेस्टिक एयरलाइन मार्केट। और पहले और दूसरे कौन है? ध्यान दीजिए, पहले पर अमेरिका है, अमेरिका, और सेकंड पर चाइना है, और तीसरे पर हम लोग हैं, फोर्थ पर कौन है? ब्राजील है। अभी हम लोग ब्राजील को क्या किए? ओवरटेक किया। समझ में आ गया? तो नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थर्ड लार्जेस्ट डोमेस्टिक एयरलाइन मार्केट हम लोग हो गए। ओके, अब पूछा जा सकता है कि कितने पैसेंजर ट्रेवल किए हैं एक साल में? तो 1.55 करोड़ पैसेंजर ट्रेवल किए हैं एयरलाइन से, हवाई जहाज से। राइट, नेक्स्ट है ब्रिक्स गेम, ब्रिक्स गेम्स 2024 किस देश में होने वाला है? तो रसिया में हो रहा है, क्योंकि इस साल का जो ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी है वो रसिया के पास है। रसिया के कजान शहर में हो रहा है, कजान शहर। इसमें होता क्या? इसमें जो ब्रिक्स कंट्री हैं, उस जो कंट्री है उसके जो स्पोर्ट्समैन हैं, उनके लिए उनके बीच में गेम कराए जाते हैं, मतलब स्पोर्ट्स कराए जाते हैं जिसमें वो लोग खेलते हैं।
समझ में आ गया? ये कहाँ हो रहा है? रसिया में हो रहा है। अब एक क्वेश्चन है, अभी प्रेजेंटली कितने कंट्री हैं ब्रिक्स में? 10 कंट्री, 10 कंट्री। और जब ब्रिक फॉर्म हुआ, ध्यान दें, ब्रिक जब फॉर्म हुआ था केवल 4 कंट्री थे ब्रिक, केवल 4 कंट्री थे। कौन कौन? ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना। नेक्स्ट ईयर साउथ अफ्रीका ज्वाइन किया, तो क्या हो गया? ब्रिक्स हो गया। अभी 2024 1 जनवरी 2024 को 5 और देश ज्वाइन किए। कौन कौन से? इथियोपिया, इथियोपिया अफ्रीकन कंट्री है, इजिप्ट अफ्रीकन कंट्री है, फिर यूएई एशियन कंट्री है, सऊदी अरेबिया एशियन कंट्री है और ईरान एशियन कंट्री है। तो 5 कंट्री ने इसको ज्वाइन किया है। तब जाके कितने कंट्री हो गए इसमें? 10 कंट्री। अब इन्हीं के बीच में गेम्स होंगे, स्पोर्ट्स होंगे, तो इसीलिए उसका नाम क्या है? ब्रिक्स गेम्स। गॉट इट? पक्का? तो ब्रिक्स गेम कौन कराता है? ब्रिक्स कंट्री कराता है। अभी एक इस्लामिक कंट्री ने हिजाब बैन किया है और अदर इस्लामिक ड्रेस को बैन किया है। तो कौन सी कंट्री है? बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, कंट्री बैन हिजाब। हिजाब क्या है? एक मुस्लिम ड्रेस है। ओके, हिजाब एंड अदर इस्लामिक ड्रेस। किस कंट्री द्वारा? तजिकिस्तान द्वारा। ध्यान दीजिएगा, तजिकिस्तान द्वारा। तजिकिस्तान देखिए तो इस्लामिक कंट्री है, 98% यहाँ पे मुस्लिम है, मोर देन दैट, मोर देन 98% यहाँ पे मुस्लिम। और उस 98% में से 95% सुन्नी मुस्लिम है, सुन्नी, और 3% शिया मुस्लिम। उसके बावजूद भी तजिकिस्तान की जो पार्लियामेंट है, उन्होंने लॉ लाकर, बिल को पास कर कर बैन कर दिया क्या? हिजाब और अदर इस्लामिक ड्रेस। क्यों बैन किया? उनको लगता है, जो पार्लियामेंट मेंबर हैं तजिकिस्तान के, उनको लगता है कि जो हिजाब और इस्लामिक ड्रेस है वो चरमपंथी को बढ़ावा देती है और वीमेन के जो राइट्स है, औरतों की जो अधिकार है, उसको पूरी तरीके से नहीं देती है। और इवन जो छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर किसी फंक्शन में जाना होता है, मैरिज में जाना होता है या किसी भी फेस्टिवल में जाना होता है, तो उनको भी जबरदस्ती ड्रेस पहनाया जाता है, इसलिए बैन कर दिया गया तजिकिस्तान है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि तजिकिस्तान है कहाँ, ये किस कॉन्टिनेंट में है? तो एशियन कॉन्टिनेंट में है या सेंट्रल एशियन कंट्री है। अगर आप देखेंगे तो तजिकिस्तान जो है, तजिकिस्तान के ईस्ट में चाइना है, साउथ में अफगानिस्तान है, वेस्ट में उज्बेकिस्तान है और नॉर्थ में किर्गिस्तान है। तो यहाँ पे क्या? तजिकिस्तान। समझ आ गया? पक्का? तो पूछा जा सकता है। और तजिकिस्तान का जो कैपिटल होगा दुशानबे, तजिकिस्तान का जो कैपिटल है दुशानबे। गॉट इट? पक्का? ये चाइना के साथ, अफगानिस्तान के साथ, उज्बेकिस्तान के साथ और किर्गिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, प्लीज वीडियो को पॉज करिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा। गॉट इट? नो प्रॉब्लम। प्रोटेम स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर। अभी 18वीं लोकसभा का इलेक्शन हुआ, रिजल्ट भी आ गया, गवर्नमेंट भी फॉर्म हो गया, कैबिनेट मिनिस्टर भी फॉर्म हो गया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी फॉर्म हो गया। तो अब प्रोटर्म स्पीकर बनाए गए। अब प्रोटर्म स्पीकर क्या है और किसके बनाया गया है और वो प्रोटर्म स्पीकर करते क्या है, सबको देखते हैं। तो प्रोटर्म स्पीकर, सबसे पहला क्वेश्चन, प्रोटर्म स्पीकर है कौन? तो सीनियर मोस्ट मेंबर होते हैं लोकसभा के, उन्हीं को प्रोटर्म स्पीकर बनाया जाता है। जैसे प्रोटर्म स्पीकर विधानसभा में भी बनाए जाते हैं, लोकसभा में भी बनाए जाते हैं। अभी हम लोकसभा की बात कर रहे हैं। तो प्रोटर्म स्पीकर इन 18th लोकसभा किसे बनाया गया? भर्तृहरि महताब को बनाया गया, महताब।
भर्तृहरि महताब को बनाया गया है। यह उड़ीसा से बीजेपी के एमपी हैं, उड़ीसा से बीजेपी के भर्तृहरि महताब को बनाया गया। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ये जो प्रोटम स्पीकर है वो करते क्या। तो प्रोटम स्पीकर जो होता है टेम्पररी स्पीकर है, एक दिन के लिए ही बनाए जाते हैं, एक दो दिन के बस समझिए, ये टेम्पररी स्पीकर ध्यान दीजिए, टेम्पररी स्पीकर। ये करते क्या, जितने भी लोकसभा के मेंबर हैं, जो इलेक्टेड मेंबर हैं, उनको शपथ दिलाते हैं, ओथ दिलाते हैं। तो इसको इलेक्टेड जो लोकसभा के मेंबर, समझ में आ गया। एडमिनिस्टर ओथ टू इलेक्टेड लोकसभा मेंबर। और क्या करते हैं, और जो स्पीकर लोकसभा के स्पीकर चुने जाएंगे उनके प्रोसेस को कंडक्ट कराते हैं, कंडक्टिंग प्रोसेस फॉर इलेक्शन ऑफ लोकसभा स्पीकर, लोकसभा स्पीकर। समझ में गया। अब लोकसभा के स्पीकर अगर चुन गए तो जो प्रोटेम स्पीकर हैं अपने आप खत्म हो जाते हैं। और क्वेश्चन आ सकता है कि जो प्रोटेम स्पीकर हैं उनको अपॉइंट कौन करते हैं, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं बस किसके लिए, कि वो शपथ दिला सके लोगों को और जो लोकसभा के स्पीकर है उनकी नियुक्ति कर सके। तो मेनली जो होता है एक दिन के लिए ही होता है, समझ जाइए। समझ आ गया। ओके, तो नोट डाउन कर लीजिए। नाम क्या है इनका, भर्तृहरि महताब, उड़ीसा के हैं। तो नोट डाउन कर लीजिए, भर्तृहरि महताब उड़ीसा के हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है डिप्टी चीफ ऑफ इंडियन आर्मी, इसे नियुक्त किया गया, डिप्टी चीफ ऑफ इंडियन आर्मी। आर्मी इसे नियुक्त किया गया है जनरल लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि, एनएस राजा सुब्रमणि। आप लोगों को पता है कुछ दिन पहले ही हम लोग न्यूज में देखे थे, जो कि इंडियन आर्मी के चीफ नियुक्त किए गए, वो पहले क्या थे, लेफ्टिनेंट जनरल थे। उनका नाम क्या, उपेंद्र द्विवेदी। अब क्या हो गए हो, अब इंडियन आर्मी के चीफ हो गए। 30 जून से उनका अपॉइंटमेंट हो जाए, मतलब अपॉइंटमेंट हो गया है, वह उस पोस्ट को ग्रहण कर लेंगे। समझ में आ गया। अब एक क्वेश्चन और आ सकता है, पूछा जा सकता है कि जो इंडियन नेवी है उनके चीफ कौन है, और जो इंडियन एयरफोर्स है उनके चीफ कौन है। तो इंडियन नेवी के जो चीफ है वो दिनेश त्रिपाठी है। कौन से किस नंबर के चीफ है वो, 26 नंबर, 26वें नंबर के चीफ हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। और जो इंडियन एयरफोर्स के चीफ हैं वो कौन है, एयर मार्शल BR चौधरी, वो 27वें नंबर के एयर मार्शल हैं। और जो अभी इंडियन आर्मी के जो चीफ बने हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी, वह कौन से नंबर के इंडियन आर्मी के चीफ हैं, 30 नंबर के इंडियन आर्मी के चीफ हैं। इसको ध्यान दीजिएगा, पूछा जा सकता है। तो अभी जो है हमारा क्वेश्चन क्या है, न्यूज क्या है, डिप्टी चीफ ऑफ इंडियन आर्मी लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि। क्योंकि ये पोस्ट हो गया था खाली, क्योंकि जो पहले लेफ्टिनेंट जनरल थे अब चीफ ऑफ इंडियन आर्मी हो गए, ये पोस्ट हो गया था खाली, इसलिए इस पोस्ट को भरना था। नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ब्लू प्लैनेट अवार्ड किसे दिया गया, ब्लू प्लैनेट अवार्ड किसे दिया गया। ब्लू प्लैनेट अवार्ड, ओके, किसे दिया गया है और किसके द्वारा दिया जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरा क्वेश्चन इसी के अंदर आ सकता है, किस लिए दिया जाता है। तो देखते हैं किसको दिया गया, वो ज्यादा पहले देख सकते हैं किसको दिया गया। रॉबर्ट कोस्टैंच, ये अमेरिकन इकोनॉमिस्ट हैं,
ध्यान दीजिएगा, अमेरिकन इकोनॉमिस्ट, अमेरिकन इकोनॉमिस्ट इनको दिया गया, किसके द्वारा दिया जाता है? बाई असाही, असाही ग्लास फाउंडेशन द्वारा, असाही ग्लास फाउंडेशन। ये जापान का असाही ग्लास फाउंडेशन है, असाही ग्लास फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। समझ में आ गया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यों दिया जाता है? जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, अगर कोई भी व्यक्ति हो या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, अगर उसको साइंटिफिक वे से सॉल्व करता है तो उसलिए उसको क्या दिया जाता है? ब्लू प्लैनेट अवार्ड बाई असाही ग्लास फाउंडेशन, जो कि जापान बेस्ड है। समझा क्या? फॉर सॉल्विंग, किसी भी इंडिविजुअल को भी दिया जा सकता है, किसी भी व्यक्ति को भी दिया जा सकता है, एंड ऑर्गेनाइजेशन को भी दिया जा सकता है। समझा क्या? क्यों? फॉर सॉल्विंग environmental problems by scientific research and its application। Got it? कोई भी व्यक्ति हो या ऑर्गेनाइजेशन हो, अगर इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, अगर उसको वैज्ञानिक रूप से सॉल्व करता है तो उसको कौन सा अवार्ड दिया जाता है? ब्लू प्लैनेट अवार्ड, जो कि किसको मिला है? रॉबर्ट कोस्टैंज को मिला है, जो अमेरिकन इकोनॉमिस्ट, जिन्होंने क्या किया? इन्वायरमेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व किया साइंटिफिक वे से। इसलिए कौन देता है? असाही ग्लास प्लैनेट, असाही ग्लास फाउंडेशन, जो कि जापान बेस्ड है। व्हाट इट? ओके, तो नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ब्लू प्लैनेट है और इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, इसलिए पूछा जा सकता है। ये देख लीजिएगा, ये छठा न्यूज है या सातवां न्यूज है? व्हाट इट? नेक्स्ट है सीवी चंद्रशेखर, सीवी चंद्रशेखर, सीवी चंद्रशेखर अभी रिसेंटली गुजर गए, पास गए, इनका डेथ हो गया। अब पूछा जा सकता है कि एग्जाम में सीवी चंद्रशेखर इज रिलेटेड टू व्हाट? अब चार ऑप्शन दे देगा, अब आपको पता है तो आप कर लोगे। ये भरतनाट्यम डांस से रिलेटेड, भरतनाट्यम डांस, डांस। और ये है कहाँ के? अभी इनका मृत्यु हो गया है, ओके, डेथ हो गया इनका। ये है कहाँ के? शिमला। अब शिमला कहाँ पर है? आप लोग पता है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी है, पता ही होगा। इनको 1993 में एक अवार्ड मिला था और 2008 में भी एक अवार्ड मिला था और 2011 में भी इनको एक अवार्ड मिला है। तो देखते हैं कौन, क्योंकि तीनों अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पूछा जा सकता है इनके बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं 2011 में उनको मिला है पद्म भूषण, बहुत ही इंपॉर्टेंट अवार्ड है पद्म भूषण। और 2008 में उनको कौन सा अवार्ड मिला है? कालिदास सम्मान अवार्ड मिला है, कालिदास सम्मान अवार्ड। कालिदास सम्मान अवार्ड। और 1993 में क्या मिला? संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड, संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड, अवार्ड। समझना क्या? और यहाँ पे कालिदास सम्मान अवार्ड। ये तीनों अवार्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूछा जा सकता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? पद्म भूषण। ध्यान रखिए, कब मिला है? 2011 में, अभी रिसेंटली पास हुआ है। किस फील्ड से रिलेटेड है? यह भरतनाट्यम डांसर, भरतनाट्यम डांस से रिलेटेड, तो देख लीजिएगा। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान।
इंटरनेशनल ओलंपिक डे हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं? इंटरनेशनल ओलंपिक डे इंटरनेशनल ओलंपिक डे हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं? 23 जून, 23 जून को सेलिब्रेट करते हैं। अब पूछा जा सकता है क्वेश्चन, पहली बार कब सेलिब्रेट किए थे? देखते हैं। फर्स्ट टाइम जो है 23 जून 1948 को सेलिब्रेट किए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है कि 23 जून को ही सेलिब्रेट क्यों करते हैं? तो 1884 में जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का फॉर्मेशन हुआ, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का फॉर्मेशन हुआ था कब? 23 जून को, इसलिए मनाया जाता है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ऑन 23 जून 1884, इसलिए 23 जून को ही हम लोग क्या बनाते हैं? इंटरनेशनल ओलंपिक डे मनाते हैं। इस साल का जो थीम है बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। इस साल का जो थीम है वह बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग थीम है। लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए कितना अच्छा थीम है, लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। तो पूछा जा सकता है, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। और इस जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। ये करता क्या है? यह एक ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिट इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि ओलंपिक से रिलेटेड जो गेम्स होते हैं उनको सबको कराता है, अच्छे तरीके से कराने का काम करता है। सिंपल सा ही बात। ओके, गॉट इट? तो नोट डाउन कर लीजिए। हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? इंटरनेशनल ओलंपिक डे कब मनाते हैं और उसकी थीम क्या है? लेट्स मूव। 2024 की जो थीम है वो क्या है? ध्यान दीजिए, 2024 की थीम, 2024 की हम लोग बात कर रहे हैं, 2024 की बात कर रहे हैं। तो इस साल की थीम क्या है? लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। गॉट इट? तो नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट। गॉट इट? नेक्स्ट है मुख्यमंत्री बहन बेटी स्कीम, किस स्टेट गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किया गया? मुख्यमंत्री बहन बेटी स्कीम, बहन बेटी स्वावलंबन स्कीम, स्वावलंबन स्कीम किस गवर्नमेंट द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किया गया? तो झारखंड स्टेट गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किया गया, झारखंड गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किया गया। अब नाम से समझ में आता है बहन बेटी स्वावलंबन, मतलब बहन बेटी को स्वावलंबी बनाना, उनको इंपावर करना। इस स्कीम में किया क्या जाएगा? जो 25 साल से ज्यादा और 50 साल से कम की महिलाएं हैं उनको हर महीने 1000 रुपए दिए जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, एवरी मंथ ₹1000 will be given to women जो कि क्या है, जिनका उम्र 25 से 50 साल के बीच में है। 25 से 50 साल के बीच में जिनका एज है उन्हीं को दिया जाएगा, सबको नहीं, उन्हीं को दिया जाएगा। इससे क्या होगा? इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? विमेन को एम्पावर करना। अगर 1000 रुपये उनके अकाउंट में आएगा, सिंपल सी बात है, उनका मतलब शक्ति बढ़ेगा, अच्छे से सोचने की क्षमता भी बढ़ेगी, कुछ और कर सकेंगे। इसलिए क्या है, यह बहुत अच्छा योजना है। किस गवर्नमेंट द्वारा पास किया गया है? झारखंड गवर्नमेंट द्वारा। अभी आप लोगों से क्वेश्चन है कि झारखंड के जो प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर उनका नाम बताइए और झारखंड की राजधानी कौन सी है उसका नाम जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ओके, नोट डाउन कर लीजिए।
मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन योजना, मतलब बहन बेटी को क्या बनाना है, क्या करना है, इंपावर करना, स्वावलंबी बनाना, हर महीने 1000 रुपये उनके अकाउंट में देगा। समझ में आ गया? पक्का। नेक्स्ट है, लास्ट न्यूज ऑफ द डे है, अभी उड़ीसा की जो उड़ीसा विधानसभा का इलेक्शन हुआ था, तो उसमें विधानसभा में कितने सीट है, 147। उड़ीसा विधानसभा में कितने सीट है, 147। उसमें बीजेपी ने जीता है 78 सीट और गवर्नमेंट फॉर्म किया है। और वहां का जो विधानसभा उसके स्पीकर नियुक्त किए गए हैं, तो उनके स्पीकर का नाम क्या है, और जो स्पीकर नियुक्त किए गए हैं वो क्या है, महिला है, और दूसरी महिला है, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, सेकेंड वुमेन स्पीकर, सेकेंड वुमेन स्पीकर इन उड़ीसा लेजिस्लेटिव असेंबली। क्या नाम है उनका, सुरमा पाढ़ी, सुरमा पाढ़ी उनका नाम। अब देखिए, अब जो सेकेंड विमेन आ गई हैं, तो अपने आप जो फर्स्ट विमेन स्पीकर बनी थी उड़ीसा की विधानसभा की, उनका भी नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो जो फर्स्ट विमेन है, फर्स्ट विमेन स्पीकर जो थी उड़ीसा विधानसभा की, हम बात करें उड़ीसा विधानसभा की, उनका नाम क्या है, प्रमिला मलिक। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब देखिए, न्यूज कौन सा है, सेकेंड वुमेन का, पर आ कौन गई, फर्स्ट वुमेन। इस तरीके से पढ़ा जाता है। तो अब पूछा जा सकता है, और क्या, जो लोकसभा में जो फर्स्ट वुमेन स्पीकर थी उनका नाम क्या है, फर्स्ट वुमेन स्पीकर इन लोकसभा, इसको भी आप लोग कमेंट कर जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा, नोटिफिकेशन मिस कर देंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिएगा।